बच्चों, आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम तीसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। 2 यूनिट पहले 2 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर जो है 17वीं शताब्दी में राजपूत राजनीति एवं प्रशासन, शासक की स्थिति, पट्टावत, भूमिये, राजपूत योद्धा, इनकी भूमि से संबंध, रेख की अवधारणा एवं जागीर व्यवस्था, जागीर व्यवस्थाओं के प्रकार, राजपूत प्रशासन, औरंगजेब एवं राजपूत, राजपूत एवं उत्तराधिकार का युद्ध, औरंगजेब की नीति और राठौड़ों का विद्रोह। ये जो तीसरा चैप्टर जो है, आज इसके बारे में अध्ययन की शुरुआत की जाएगी। इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है राजस्थान में सामंती व्यवस्था। इस पे तीसरे चैप्टर का जो पहला भाग है वह है राजस्थान में सामंती व्यवस्था। इस सामंती व्यवस्था को हम 2 वीडियो में पढ़ेंगे। आज पहला पार्ट जो है राजस्थान में सामंती व्यवस्था का, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान में सामंती व्यवस्था को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसके परिचय में जाना चाहिए। उसके परिचय के लिए सर्वाधिक रूप से हम देखें कि विद्वानों ने कौन कौन से मत दिए हैं कि जिसके आधार पर सामंती व्यवस्था, राजस्थान की सामंती व्यवस्था को समझा जा सकता है। क्योंकि मध्यकाल में राजस्थान की सामाजिक व्यवस्था में सामंत पद्धति और ये सामंती व्यवस्था राज प्रशासन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। और इसी के द्वारा हम देखें कि पूरा मध्यकाल का जो शासन प्रबंध है, वो शासन प्रबंध चाहे वो शांति व्यवस्था का शासन प्रबंध हो अथवा युद्धकालीन कूटनीतिक राजनीतिक जो नीतियां हैं उनका संचालन हो, सभी में हमें सामंत प्रथा का प्रभाव देखने को मिलता है। उस समय के राजस्थान में सामंतवाद के स्वरूप और संरचना के संबंध में विद्वानों में एक आधारभूत भेद जो है वो हमें दिखाई पड़ता है। राजस्थान के इतिहास के सबसे पहले इतिहासकार कर्नल टॉड ने इस सामंत पद्धति की तुलना यूरोपीय सामंत पद्धति से की है। कर्नल टॉड का मानना था कि राजस्थान राजपूताना में पाई जाने वाली सामंत व्यवस्था के जो लक्षण थे, कि जो विशेषताएं थी, इसके जो गुणधर्म थे, वह यूरोपीय सामंत पद्धति से मिलती जुलती थी। लेकिन वहीं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस व्यवस्था को यूरोपीय सामंती व्यवस्था से भिन्न बताया है, उसकी विभिन्नताओं की चर्चा की है। निश्चित रूप से इसका आज हम अध्ययन करेंगे। सामंत प्रथा का जो स्वरूप था, राजा के अधिकांश सामंत और अधिकारी उसी के वंश की विभिन्न शाखाओं के मुखिया हुआ करते थे। इस तरह से ये एक ही परिवार के सदस्य हुआ करते थे। मूल रूप से इनका परिवार जो था, जो 2-3 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले से जो एक चला आ रहा था, उसी के रूप में ये सामंती व्यवस्था में यहाँ देखने को मिलती है। राज्य की अधिकांश जागीरों पर राजकुल से संबंधित सामंतों का ही अधिकार होता था। वे अपने को राजा का सामंत मात्र ही नहीं मानते, अपितु राजा का बंधु, रक्त संबंधी, रिश्तेदार मानते थे। एक ही कुल का होने के कारण सामंत लोग राजा का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार रहते थे। इस प्रकार राजा और सामंतों के बीच भाईचारे का संबंध था। शासन कार्यों में सामंतों से राय मशविरा लिया जाता था, परामर्श ली जाती थी। राज्यों में सामंतों का काफी प्रभाव था। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र ही गद्दी पर बिठाया जाता था, परंतु इसके लिए कुलीन सामंतों की स्वीकृति की आवश्यकता होती थी। जो बड़े सामंत थे वे राजा के हर निर्णय में अपनी भूमिका निभाते थे। इस तरह की परंपरा में राजपूताना में देखने को मिलती है। इससे राजपूताना में जो व्यवस्था सामंती व्यवस्था थी, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। वे संरचनात्मक विशेषताएं इस प्रकार है। पहली विशेषता जो है वो समानता परकता। ये पूर्व मध्य काल में हम देखें कि सामंती व्यवस्था की जो विशेषता रही थी वो थी समानता पर आधारित थी। मध्यकालीन सामंत व्यवस्था के स्वरूप को देखें तो जैसा कि कर्नल टॉड ने इस सामंत पद्धति की तुलना मध्ययुगीन यूरोपीय सामंत पद्धति से की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यहाँ की सामंत पद्धति और यूरोप की सामंत प्रणाली में कई समानताएं हैं, परंतु
राजस्थान की सामंत प्रथा एक प्रकार की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का रूप थी, जिसमें नेता के रूप में एक राजा रहता है और उसके साथ उसी के वंशज या अन्य भांति के वंशज उसके साथी और सहयोगी बने हुए होते हैं। यूरोप में एक स्वामी के साथी आश्रित के रूप में रहते थे, जिसकी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं होती थी। यहाँ के राजा के सामंत एक प्रकार से उसी के समकक्ष वंश के होने के कारण राज्य में एक बराबरी का दर्जा रखते थे। उनके पोषण के लिए कुछ जागीरें दी जाती थी, उस पर उनका जन्मजात अधिकार रहता था। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में जो व्याख्या सामंतों के लिए मिलती है, वह टॉड की सामंत प्रथा जो यूरोप के समकक्ष बताई गई है, उससे मेल नहीं खाती है। टॉड ने जिस समय इस प्रथा को देखा था, उस समय राजस्थान के सामंत निर्बल हो चुके थे और उस समय उनकी स्थिति केवल एक राज्य के आश्रित के रूप में थी। अन्यथा राजस्थानी नरेशों ने अपने सामंतों को काका जी, भाई जी आदि आदर सूचक शब्दों के द्वारा भी संबोधित किया था, जिससे राज्य में समता के पद और उत्तरदायित्व की ध्वनि प्रकट होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि उस समय की जो ये पूर्व मध्यकाल की जो सामंती व्यवस्था है, ये सामंती व्यवस्था का जो अध्ययन है, वो अध्ययन टॉड के द्वारा नहीं किया जा सका था, क्योंकि टॉड के काल में जो व्यवस्था देखने को मिली थी वह मध्य उत्तरकालीन व्यवस्था थी, जो कि उसका मूल स्वरूप नहीं थी। इसलिए पूर्व मध्य काल में जो सामंती व्यवस्था थी, वो बड़े रक्त संबंध पर एक समानता और एक बराबरी के दर्जे पर आधारित थी। वहीं आगे जाकर के हम देखें कि मध्य तथा उत्तर काल में सामंती व्यवस्था की जो स्थिति थी, वो आश्रित स्थिति में वृद्धि होती चली गई। यह असमानता और आश्रित व्यवस्था हमें जो है मध्य और उत्तर काल में देखने को मिलती है। इस समय मुगलों का वर्चस्व स्थापित हो जाने के कारण राजस्थान की सामंती व्यवस्था में भी काफी परिवर्तन आए। राज्य के कार्य और व्यवस्था तथा प्रबंध में आपसी साझेदारी में परिवर्तन आया। मुगलों के संपर्क से अव्यवस्था, चोरी, डकैती आदि अवसरों के लिए उन्हें मुगल सहायता प्राप्त होने लगी। एक तीसरा फेज जो था, वो मुगल शक्ति के रूप में इस समय हम जुड़ा हुआ देखते हैं कि दो फेज पहले थे, राजा और सामंत, लेकिन अब तीसरा मुगल शक्ति का फेज भी जो था, वो इस व्यवस्था में जुड़ता चला जाता है। राजाओं के अधिकार और पदवृद्धि के में सामंतों की धीरे धीरे आश्रित स्थिति पड़ने लगी। अब सामंतों का अपने राजाओं के साथ संबंध भाई बंधु का न रहकर स्वामी और सेवक का के रूप में परिवर्तित होने लगा। इससे सामंतों की शक्ति कमजोर हुई। दूसरी ओर राजाओं की शक्ति में वृद्धि होती चली गई। अब शासक सामंतों पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास करने लगे। सामंतों को सैनिक सहयोगी के रूप में समझते थे। सामंतों के उत्तराधिकार को भी नियंत्रित किया गया और उसके लिए खड़कबंदी और अनेक रस्मों का पालन करना अनिवार्य हो गया। मुगल सम्राटों की भांति राजपूत शासकों ने भी अपने सामंतों की अलग अलग श्रेणियां निर्धारित की। ये श्रेणियां हमें पहले देखने को नहीं मिलती है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य की शक्ति को आघात पहुंचा। केंद्रीय सरकार की दुर्बलता के कारण राजपूत शासकों को पुनः अपने सामंतों की सहायता पर निर्भर होना पड़ा। इससे सामंतों को शक्ति तथा प्रभाव में वृद्धि हुई। अतः सामंतों के अनुचित दबाव से मुक्ति पाने तथा अपने निरंकुश शासन को बनाए रखने के लिए राजपूत शासकों ने मराठों से सैनिक सहायता प्राप्त करने का सफल प्रयास किया। इससे राजपूत राज्यों के आंतरिक मामलों में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक चौथी शक्ति के रूप में हमें मराठाओं का प्रभाव भी देखने को मिलता है कि किस तरह से राजस्थान की सामंती व्यवस्था में मराठों के हस्तक्षेप के बाद और मराठों की आश्रयता के कारण भी जो परिवर्तन आए थे, उसका अध्ययन भी जरूरी है। अतः विवश होकर राजपूत नरेशों को ब्रिटिश सरकार का संरक्षण प्राप्त करना पड़ा। अंग्रेजों ने राजपूत नरेशों की शक्ति को ही नहीं, अपितु सामंतों की शक्ति को भी नष्ट करने का प्रयास किया। ये एक उस समय का जो मध्य और उत्तर काल का जो एक सामंती व्यवस्था का जो एक बड़ा चित्र है, वो बड़ा चित्र आपके सामने है। सामंत सैनिक सहयोगी के रूप में, ये सैन्य सहयोगी के रूप में इसको सामंत की जो एक रखा जाता था, ये जो एक गुणधर्म था। राजपूत राजाओं ने धीरे धीरे सामंतों के अस्तित्व को सैनिक सहयोगी के रूप में बदलना प्रारंभ कर दिया, जिसके एवज में उन्हें जागीर दी जाती थी। जागीरों की आमदनी के अनुपात में उसका सैनिक बल निर्धारित किया जाता था, जिसको लेकर उन्हें युद्ध के सामरिक सेवाएं उन्हें देनी होती थी। मोटे तौर पर सैनिक सेवा को दो हिस्सों के अंतर्गत रखा जाता था, एक युद्धकालीन सेवा और दूसरी शांतिकालीन सेवा।
युद्ध के अवसर पर सामंतों को अपने दल बल सहित शासक की सहायता को जाना पड़ता था और शांति काल में राज्य के सामान्य कार्यों के लिए जागीरों की आय के अनुसार सैनिक तथा सवार देने पड़ते थे। सैनिक सेवा के संबंध में सभी राज्यों में एक समान नियम नहीं थे। जोधपुर में 1,000 रुपये वार्षिक आय पर सामंत को एक घुड़सवार, 750 से की आय पर उसे एक शतुर सवार, 500 की आय पर एक पैदल सैनिक से राज्य की रक्षा करनी होती थी। दूसरी तरफ जयपुर राज्य में 500 की वार्षिक आय पर एक सवार और 1,000 की आय पर एक सवार तथा एक पैदल के हिसाब से सैनिक सेवाएं उनसे ली जाती थी। इस प्रकार उदयपुर तथा बीकानेर में भी सैनिक सेवा को लेकर के कई अलग अलग नियम थे। जैसलमेर के जागीरदारों को अपनी जागीर से अधिक आय नहीं होती थी, इसलिए जागीरों के बदले उसके सैनिक सेवा नहीं ली जाती थी। जब राजस्थान में ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने सैनिक बटालियनों का गठन किया और उसके लिए राजस्थान के शासकों से नकद रुपया लेना शुरू किया, तो राजाओं ने भी अपने सामंतों से सैन्य सेवा के बदले नकद तथा वसूल करना प्रारंभ कर दिया, नकद लेना प्रारंभ कर दिया। ये एक परिवर्तन हमें कालांतर में धीरे धीरे देखने को मिलता है और अंग्रेजी हस्तक्षेप के बाद ये परिवर्तन जो है एक नकद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अगला गुंदर में रेख। सामंतों से राजकीय मांगों का हिसाब रेख के आधार पर लिया जाता था। रेख से अभिप्राय गांव की अनुमानित वार्षिक आय से है, जो कि शासक द्वारा दिए गए जागीर के पट्टे में दर्ज होती थी। कुछ स्थानों पर रेख का अभिप्राय सैनिक कर से था, जो राठौड़ राज्यों जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ के सैनिक सेवा के अतिरिक्त सामंतों से लिया जाता था। इस प्रकार रेख वह मानदंड था जिसके आधार पर जागीरदारों से राजकीय मांगों जैसे उत्तराधिकार शुल्क, सैनिक सेवाएं, न्योता शुल्क आदि का हिसाब किताब किया जाता था। यही बात आगे चल करके शासक और सामंतों के मध्य एक बड़े विवाद का कारण हमें देखने को मिलती है और इसी कारण से आगे जाकर के शासकों और सामंतों के बीच में एक संघर्ष देखने को मिलता है। और इस रेख के साथ ये भी हुआ कि अलग अलग राजाओं के समय पर ये अलग अलग दरों के हिसाब से इस रेख की वसूली की जाती थी। तो रेख बड़ी परिवर्तनशील परंपरा में हमें देखने को मिलती है और रेख एक मानक हिसाब किताब की एक मानक रेखा थी जिसके आधार पर कर वसूल किया जाता था। उत्तराधिकार शुल्क राजा द्वारा जागीर के नए उत्तराधिकार से वसूल किया जाता था। उसे हुक्मनामा, पेशकशी, कैद खालसा, तलवार बंधाई आदि, नजराना आदि अनेक नामों से पुकारा जाता था। राजपूत राज्यों में इस प्रथा का जो विकास हुआ था उसका जो मूल स्रोत है वो मुगल दरबार का प्रभाव माना जा सकता है। पहले हमें ये परंपराएं देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कालांतर में ये पेशकशी, हुक्मनामा, कैद खालसा, तलवार बंदाई, नजराना प्रस्तुत करना, ये सारी जो शब्दावली भी जो है हम देखें तो ये मुगल प्रभाव की शब्दावली मालूम होती है। जोधपुर राज्य की एक शुल्क सर्वप्रथम राजा उदय सिंह 1583 से 1595 ईस्वी में निश्चित किया था। इसे पेशकशी कहा गया। इसके अंतर्गत जागीरदार की मृत्यु पर उसके जागीर अस्थायी तौर पर जब्त कर ली जाती थी और उत्तराधिकारी द्वारा पेशकशी की प्रथा पूरी किए जाने पर उसे जागीर का पट्टा पुनः प्रदान किया जाता था। इसके अंतर्गत उत्तराधिकारी सामंत राज्य के स्वामी के समक्ष पेश होता था तथा राज्य का स्वामी खड़कबंदी का दस्तूर अपनी उपस्थिति में करता था और नया सामंत इसके उपलक्ष्य में हुक्मनामा या नजर पेश करता था। महाराजा सूर सिंह 1595 से 1619 ईस्वी में पेशकशी की दर जागीर की रेख के बराबर निश्चित कर दी। महाराजा अजीत सिंह ने इसका नाम हुक्मनामा रखा और इसके साथ तागीरात नामक एक अन्य कर भी जोड़ दिया गया। इस तरह हम देखें कि ये मुगल प्रभाव की जो शुरुआत है, क्योंकि सबसे पहले मारवाड़ के जो शासक थे जोधपुर वगैरह, इन्होंने ही सबसे पहले मुगल प्रभाव को स्वीकार किया था, इसलिए मुगल प्रभाव की जो परंपराएं सामंती व्यवस्थाओं पर वह इन्हीं दरबारों पर प्रारंभ होकर देखी जाती है। वहीं उदयपुर राज्य में जो उत्तराधिकार का शुल्क निश्चित नहीं था। आमेर, गोगुंदा, बनेड़ा आदि जागीरदारों से उत्तराधिकार शुल्क के स्थान पर नजराना लेने की प्रथा चली आ रही थी। जयपुर तथा अन्य राज्यों में भी किसी न किसी नाम से यह शुल्क सामंतों से अवश्य लिया जाता था। जयपुर राज्य के सामंतों को उत्तराधिकार शुल्क के रूप में नजराना देना होता था। यह शुल्क वास्तव में जागीर के पट्टे का नवीनीकरण शुल्क था।
यदि जागीरदार को उत्तराधिकार शुल्क अधिक लगता था, उसके बदले में वह एक वर्ष के लिए अपनी जागीर को जब्ती के अंतर्गत रख सकता था। क्योंकि इसे अपमानजनक माना जाता था, अतः कोई भी सामंत इसके लिए जब्ती के लिए तैयार नहीं होता था। क्योंकि अपनी जागीर का जब्ती के लिए रख देना या जब्ती हो जाना, यह उस समय का एक बहुत बड़ा सामाजिक मूल्य भी था। जिस जागीरदार की जब्ती में जमीन रख ली जाती थी, उसे बड़ा तिरस्कृत नजरों से देखा जाता था। इस कारण से प्रायः जो सामंत थे वो इस जब्ती से बचा करते थे, क्योंकि जब्ती उस समय का एक सामाजिक मानदंड था और जब्ती होने पर आपका सामाजिक अवमूल्यन निश्चित रूप से होना था। अन्य शुल्क, सैनिक सेवा तथा उत्तराधिकार शुल्क के अतिरिक्त सामंतों को राज्याभिषेक के अवसर पर नजराना, राजा के प्रथम विवाह के समय पर नजराना, राजा के ज्येष्ठ पुत्र के प्रथम विवाह के समय नजराना, राजकुमारियों के विवाह के न्योता का नजराना, राजाओं को तीर्थ यात्राओं के समय भेंट देने आदि के रूप में अन्य शुल्क भी देना पड़ता था। इन करों या शुल्क की वसूली अलग अलग राजाओं के समय में अलग अलग दरों की हमें देखी जाती है। उदयपुर राज्य में महाराणाओं की तीर्थ यात्राओं पर जाने के लिए सामंतों से 1000 वार्षिक आय पर 75 रुपए के हिसाब से भेंट ली जाती थी। अब हम दरबार में उपस्थिति की हाजिरी की बात करेंगे। सामंतों को प्रतिवर्ष एक निश्चित अवधि के लिए अपने राजा के दरबार में उपस्थित रहना होता था। इस अवधि में राजा की पूर्व अनुमति के बिना वे लोग राजधानी को नहीं छोड़ सकते थे। इस तरह हाजिरी की जो प्रथा थी वो एक साल में एक निश्चित रूप से थी और उस पर पूरा राज्याधिकार था। राजा के आदेश के बाद ही वह दरबार छोड़ सकते थे। यह एक विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष अवसरों पर जैसे कि तीज त्योहार जिनकी जो परंपरा रही थी, जैसे अक्षय तृतीया, दशहरा आदि जो पर्व हुआ करते थे, वो सामंतों को आवश्यक रूप से दरबार में अपनी हाजिरी लगानी होती थी, उन्हें उपस्थित रहना पड़ता था। अगला है पूर्व सूचना तथा पूर्व अनुमति के अन्य बंधन। सामंतों को स्वयं अपने तथा अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह करने से पूर्व राजा को इसकी सूचना देनी पड़ती थी। इसी प्रकार नया दुर्ग या परकोटा बनाने के लिए भी शासक से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी। इस तरह हम देखते हैं कि मेवाड़ में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जब किसी सामंत के यहाँ पर पहली बार जब 4 व्हीलर अर्थात गाड़ी उसने खरीदी तो उसकी सूचना उसने महाराणा को दी और उसका जो उद्घाटन है वो उद्घाटन भी उसने महाराणा से करवाया था। जो कि जो पिछोला की जो पाल है जिसको बड़ी पाल कहा जाता है, वहां की एक घटना का भी एक उल्लेख किया जाता है। तो सामंतों को विशेषाधिकार, सामंतों के प्रमुख विशेषाधिकार इस प्रकार थे। जो बड़े राज्य थे जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर आदि के प्रथम श्रेणी के जागीरदार अपने आप को कुलीय राज्यों का संरक्षक, राजा का सलाहकार, राजा का बराबरी दर्जा प्राप्त समझते थे। वे आशा करते थे कि राजा राज्य की महत्वपूर्ण समस्याओं पर उनसे विचार विमर्श अवश्य करेगा और उनसे विचार विमर्श किए बिना कोई भी किसी तरह का कोई भी निर्णय नहीं लेगा। दूसरा, खास रुक्का का विशेषाधिकार भी प्रथम श्रेणी के सामंतों को मिला हुआ था। वे अपने शासन में खास रुक्का मिलने पर ही वे दरबार में उपस्थित होते थे। दरबार में उपस्थित होने पर शासक लोग उनके ओहदे के अनुसार, उनकी मर्यादा के अनुसार उनका सम्मान करते थे और वे जब अपनी जागीरों को वापस लौटते थे तो शासक उन्हें सिरोपाव देकर विदा करता था। यह सिरोपाव सिर से लेकर के पैर तक का जो एक वस्त्र होता है, अधोवस्त्र और उपवस्त्र मिलकर के पगड़ी सहित जो पूरा सिरोपाव कहलाता था, यह एक सम्मान का सूचक था। और इस सम्मान के सूचक के सिरोपाव के कारण हम देखते हैं कि सामंतों को की जो महत्वाकांक्षाएं थी और सामंतों का जो सम्मान था वह दरबार में बना रहता था। अगला है शासक के राज्याभिषेक, राज घराने में विवाह, युवराज के जन्म के अवसरों पर शासक से प्रथम श्रेणी के सामंतों को सिरोपाव प्राप्त करना उनका एक विशेषाधिकार था। इस सम्मान को धीरे धीरे सामंतों के एक विशेषाधिकार के रूप में, एक परंपरा के रूप में देखा जाता है कि वो उन्होंने अपना एक विशेषाधिकार मान लिया था कि कालांतर में उनको सिरोपाव मिलना वो अपना हक समझते थे। और उस हक को लेकर के हम आगे देखते हैं कि कई मतभेद भी सामने आए।
कुछ सामंतों को अपना सिक्का डालने का विशेषाधिकार मिला हुआ था। सामंतों को अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह पर भी सिरोपाव तथा न्योता शासक से प्राप्त करने का हक था। वहीं ताजिमी सरदारों को राज्य में सामान्य न्यायालयों में उपस्थित होने से छूट मिली हुई थी और राजा की पूर्व अनुमति के बिना उन पर अभाव अभियोग नहीं चलाया जा सकता था। इस तरह से एक न्यायिक प्रक्रिया में भी उन्हें एक विशेषाधिकार मिला हुआ था कि कोई भी किसी तरह का वाद विवाद होने पर उनके ऊपर बिना राजा की स्वीकृति के उनके ऊपर न्यायिक अभियोग नहीं चलाया जा सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज जो था वह इन प्रथम श्रेणी के सामंतों को, जागीरदारों को मिला हुआ था। आज हमने राजस्थान में सामंती व्यवस्था का पार्ट फर्स्ट की चर्चा की है। इसके दूसरे वीडियो में हम सामंतों की श्रेणियां, पद, प्रतिष्ठा, 18वीं सदी में सामंतों की स्थिति में परिवर्तन और मुगल प्रभाव से सामंती प्रथा में क्या क्या दोष उत्पन्न हो गए थे और उन दोषों के कारण क्या क्या स्वरूप परिवर्तन हुआ, 19वीं शताब्दी में सामंती व्यवस्थाओं में किस तरह का स्वरूप परिवर्तन हो चुका था, इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।